फिर चाहे पनिशमेंट की बात हो, चाहे एक्सेप्शंस की बात हो, चाहे ऑफेंसेस की बात हो या कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस की बात हो, उन सभी पे ये जनरल एक्सेप्शंस जो हैं, जनरल एक्सप्लेनेशंस जो हैं, ये एप्लीकेबल होते हैं. So when you study the area from section number 6 to 52A, you get all of those provisions which are by far in general applicable to the rest of IPC. मतलब भारतीय दंड संहिता पे लागू होने वाले जो जनरल रूल्स हैं वो आपको दिए हुए हैं सेक्शन नंबर 6 से 52A. ठीक, अनुष्का 1 से लेकर 5 को मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये मेरे डेमो सेशंस में ऑलरेडी डिस्कस हो गया. चलो बढ़िया. सो वाईटी सेशन पे आप देख सकते हो, वहाँ पे बहुत आराम से समझाया है, सो वहाँ पे भी समझ में आ जाएगा. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द एरिया ऑफ सेक्शन नंबर 6 टू 52A, यहाँ से आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिमिटेड कुछ सवाल बनते हैं. ठीक है, जनरल एक्सप्लेनेशन जो है आपका चैप्टर नंबर 2, वहां से आपके कुछ लिमिटेड मेंस के क्वेश्चंस बनते हैं. उन मेंस के क्वेश्चंस का एरिया आप लोग सबसे पहले नोट डाउन करें. मैं अपनी मेथोडोलॉजी जो भी स्टूडेंट्स मेरे से शुरू से पढ़ रहे हैं, जिन्होंने सीआरपीसी के लेक्चर्स अटेंड किए होंगे या एविडेंस के लेक्चर्स अटेंड किए होंगे, टीपीए के लेक्चर्स अटेंड किए होंगे, उन्हें ये चीज, उनको इस बात की जानकारी है दैट आई कंटिन्यूअसली इवॉल्व द मेथोडोलॉजी दैट आई हैव विद द स्टूडेंट्स. जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसको मैं रेगुलरली हर एक सब्जेक्ट के साथ इवॉल्व करता चलता हूँ. सो नाउ टॉकिंग अबाउट, ठीक है, टॉकिंग अबाउट नहीं, उसमें नोट्स की वैसे एज सच जरूरत नहीं, लेकिन जहां पे भी हल्के फुल्के नोट्स की जरूरत है स्टेजेस ऑफ क्राइम या उससे रिलेटेड, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी सेक्शंस पे फोकस करें. So talking about section 6 to 52A, there are certain areas from which you get questions from mains examination. प्री के लिए तो मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि आप एक बार कवर टू कवर पूरी बैराक पढ़ लें प्री के लिए, लेकिन साथ साथ में जब अपन मेंस एग्जामिनेशन सेंट्रिक पढ़ाई करते हैं तो हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि व्हाट आर दोज प्रोविजंस जहां से हमें मेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस मिल सकते हैं. ठीक, सो देखिए, सबसे पहले हम आते हैं जनरल एक्सप्लेनेशन में ऑन द डेफिनेशन ऑफ अ जज. देखिए, जो यहाँ पे जज की डेफिनेशन सेक्शन नंबर 19, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है. एक हेडिंग बना लें, क्वेश्चंस फॉर मेंस एग्जामिनेशन, उसके नीचे लिख लें सबसे पहले नंबर 1 जज. ठीक है, जज से पहले आप लोग अगर स्टार बना के लिखना चाहें तो इंट्रा एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आईपीसी से भी क्वेश्चंस बनते हैं. मतलब जो ये हमारा भारतीय दंड संहिता का धारा 2 है, धारा 3 है और धारा 4 है, इस तीन सेक्शन से, तीन धाराओं से आपको ज्यूरिसडिक्शन बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलते हैं, लेकिन वो जनरली शॉर्ट नोट बेस्ड होते हैं, और अगर बहुत डिफिकल्ट किया जाए तो वो फैक्चुअल नेचर के हो सकते हैं. तो वो फैक्चुअल क्लैरिटी मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं. जैसे सिंपल से एक क्वेश्चन से हम इसे शुरू करते हैं. अगर मान लीजिए कि कोई एक, उस पे आईपीसी एप्लीकेबल होगा, यस और नो, ये बताइए. Will IPC be applicable on a foreigner who commits an offense on an Indian on a foreign soil? ठीक है, दूसरी सरजमी पे अगर कोई दूसरा व्यक्ति जो है फॉरेनर है, वो भारत देश किसी व्यक्ति को मान लीजिए क्षतिग्रस्त करता है, किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाता है, क्या लायबिलिटी होगी? लेकिन अगर वही काम एक इंडियन किसी फॉरेनर के साथ करे तो क्या उस पे आईपीसी एप्लीकेबल होता है? हाँ. क्यों? क्योंकि ही इज गवर्न्ड बाय द इंडियन पीनल कोड. अगर मान लें कि फॉरेन सॉइल पे जो एक्ट कमिट किया गया है वो उस फॉरेन लैंड में तो ऑफेंस नहीं है. ठीक है, मान लीजिए कि सोडोमी, कुछ जगहों पे आप कुछ एज कंट्रीज में जाएं, या अगर आप कुछ गल्फ नेशंस की बात करें तो कुछ जगहों पे कुछ एक्ट्स ऑफेंसेस नहीं माने जाते, जैसे सोडोमी. ठीक, उसको कंसीडर किया जाता है एज एन ऑफेंस, लेकिन क्योंकि वो एक्ट जो है अगर इंडिया में किया जाता तो वो ऑफेंस माना जाता, तो क्या उसकी लायबिलिटी इंडिया में की जा सकती? क्या इंडिया में उसको एक ऑफेंस की तरह पनिश किया जाएगा? यस, इट वुड बी पनिशेबल एज एन ऑफेंस इन इंडिया. अदर देन दैट, अगर कोई व्यक्ति इंडिया से बाहर बैठा हुआ है लेकिन उसके एक्ट का इफेक्ट इंडिया में आता है. अब इफेक्ट इंडिया में आने का मतलब ये नहीं है कि इफेक्ट का फाइनल रिजल्ट कहीं. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बैठा हुआ है दुबई, अगर वो व्यक्ति दुबई में बैठ करके इंडिया में किसी प्रकार का कोई अटैक करना है किसी इंडियन मिनिस्टर, अब इंडियन मिनिस्टर को काफी चोट पहुंची, इंडियन मिनिस्टर को लेके जाया जाता है सिंगापुर उनके ट्रीटमेंट के लिए. ठीक, हाँ, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर वाला केस. ठीक, ट्रीटमेंट के लिए. सो द पर्सन डाइड इन सिंगापुर, द मिनिस्टर डाइड इन सिंगापुर, उनकी मृत्यु कहां हुई है? सिंगापुर में हुई. किंतु ऑफेंस का इफेक्ट कहां माना जाएगा? इंडिया में माना जाएगा. तो उस दुबई वाले व्यक्ति पे इंडिया में चार्जेस लगेंगे, इंडिया में विचारण उस पर चलाया जाएगा. उसके खिलाफ सिंगापुर में मामला दर्ज नहीं होगा, सिंगापुर में कुछ नहीं होगा, सिंगापुर में सिर्फ डेथ हुई है और कुछ नहीं, कॉन्सिक्वेंस आया, फाइनल रिजल्ट आया, दैट्स ऑल. ठीक, दैट इज द रूल ओवर हियर. अच्छा, अगर ऐसा ही कोई ऑफेंस एक फॉरेनर दूसरे फॉरेनर के अगेंस्ट इंडियन सॉइल पे करे तो क्या होगा?
चलो अगर फॉरेनर इंडियन को इंडिया में मारता है तब तो उस पर ट्रायल चलाया जा सकता है, लेकिन अगर फॉरेनर दूसरे फॉरेनर को इंडिया में क्षतिग्रस्त है तो क्या उस पर ट्रायल होगा? यस, एब्सोल्युटली उस पर ट्रायल चलाया जा सकता है। अब अगर वो इंडिया का मेन लैंड हो, चाहे वो इंडिया का सी एरिया हो, चाहे वो इंडिया का किसी प्रकार का शिप हो, कोई एयरक्राफ्ट हो, कोई कंप्यूटर रिसोर्स हो, किसी प्रकार का कोई आइलैंड हो जो इंडिया को बिलोंग करता है, तो ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें इंडियन ज्यूरिसडिक्शन में आती हैं और इसीलिए इंडियन पीनल कोड के परव्यू में फॉल करती है। दैट इज द conceptual clarity that you need to have in context to section 2, 3 and 4. आपको धारा 2, 3, 4 में ये क्लैरिटी होना जरूरी है। मेघना, आपको एक शायद डाउट था, बीच में मैंने एक मैसेज पढ़ा था, अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, तो रिजल्ट कहीं भी आए, अगर आपके एक्शन का इफेक्ट इंडिया में हुआ है, इंडियन सॉइल पे हुआ है, तो फिर उसकी पनिशमेंट आईपीसी में आनी है। तो ये एक ही क्वेश्चन है जो कभी कभार बहुत रेयरली पूछा जाता है फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 1, दैट इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट। चैप्टर नंबर 2 पे अगर हम जाएं, तो चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहला सवाल आपसे शॉर्ट नोट बेस बनता है जज का। इसके आगे आप लोग एस एन लिख लें, ठीक है। दो शब्द, दो टर्मिनोलॉजीज हम लोग यूज करेंगे, एक होगा एस एन और दूसरा होगा एल ए, ठीक है। एस एन का मतलब होता है शॉर्ट नोट्स, एल ए का मतलब होता है लॉन्ग आंसर्स। तो जहां मैं लॉन्ग आंसर्स आप लोगों को बोल रहा हूं, आप लोगों को स्टिक करना है थोड़ा थोड़ा कमेंट्री पे। जहां मैं आपको शॉर्ट नोट बोल रहा हूं, आपको एज फार एज पॉसिबल बैराक सेंट्रिक ही रखना है अपने आंसर को। तो जो स्टूडेंट बोलते हैं ना सर कि हम लोगों ने टॉपिक तो पढ़ लिया लेकिन क्वेश्चन आया तो आंसर कैसे करेंगे, शॉर्ट नोट जहां मैं बोल दूं वहां पे आपको शॉर्ट नोट के हिसाब से बैराक सेंट्रिक आंसर रखना है एंड लॉन्ग आंसर के हिसाब से आपको कमेंट्रीज पे जाना है। मतलब ये बैराक प्लस कमेंट्री चलेगा अनटिल एंड अनलेस वो प्रोविजन अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ा, तब आपको कमेंट्री पे, इंटरप्रिटेशन पे, वर्ड्स के मीनिंग्स पे जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। अच्छा, हाँ, नहीं आएगा, शॉर्ट नोट बेस्ड होता है, जनरली शॉर्ट नोट बेस्ड होता है। प्लस अगर आप शॉर्ट नोट ना भी देखें तो ये अपने आप में बैराक सेंट्रिक एक लंबा आंसर होगा। तो अगर आप बैराक भी लिख के आ जाएंगे तो भी आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा इलस्ट्रेशन के साथ, ठीक है आयुष। बट सर इंडियन के साथ अगर फॉरेन में कोई ऑफेंस होता है तो इंडिया में ट्रायल क्यों नहीं हो सकती? फॉर द सिंपल रीजन कि जिस भी व्यक्ति ने ऑफेंस किया है, अगर वो इंडियन है, अगर इंडियन ने किसी दूसरे इंडियन को कैनेडियन सॉइल पे या ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे चोट पहुंचाई है तो द इंडियन वुड बी लायबल, क्योंकि ही इज गवर्न्ड बाय द इंडियन पीनल कोड, वेयरएवर ही गोस आईपीसी फॉलोज। लेकिन अगर वही व्यक्ति इसकी जगह पे कोई फॉरेनर होता, तो आप मुझे ये बताओ मेघना, एंड आपके सवाल में ही आपका जवाब, इंडियन पीनल कोड है या इंडियन विक्टिम कोड है? एक्ट का नाम क्या है? इंडियन पीनल कोड की बात कर रहे हो या इंडियन विक्टिम कोड की बात कर रहे हो? पीनल कोड की बात कर रहे हो ना। आपको कहीं पे आईसी पे विक्टिम से रिलेटेड कोई ही नहीं गई है। इस चीज को स्टिक करने के लिए ही सीआरपीसी में विक्टिम शब्द को ऐड किया गया। तो सीआरपीसी पढ़ने से पहले व्यक्ति को आईपी की ये जानकारी होनी चाहिए कि विक्टिम वहां क्यों दिया, यहाँ क्योंकि नहीं दिया, यहाँ से विक्टिम को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, यहाँ से विक्टिम का स्टोरेशन या उसका रिहेबिलिटेशन नहीं हो पा रहा है। जो भी रिहेबिलिटेशन होगा, जो भी रिस्टोरेशन, जो भी कॉम्पनसेशन है, वो सब कुछ सीआरपीसी से, ठीक। सिर्फ इतना है कि यहाँ पे आपके पास फाइन है जिसको की कॉम्पनसेशन से मैच कर दिया जाता है कि भैया जो भी फाइन है वो आपको हमें देने की जरूरत नहीं, वो आप डायरेक्ट जो विक्टिम है उसको दे। तो इसीलिए वर्क करता है। तो इसीलिए आईपीसी में ये फंडा है ही नहीं, एप्लीकेबल ही, ठीक। गॉट द पॉइंट। सर अगर फॉरेन में कोई ऑफेंस क्राइम नहीं है तो उसे इंडियन के अगेंस्ट इंडिया में केस क्यों चलेगा? ऐसा इसलिए होता है अमिता, क्योंकि अगर कोई ऐसा एक्ट है जो कि फॉरेन लैंड में ऑफेंस नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा एक्ट है जो इंडियन सॉइल पे यानी कि भारत की धरती पे ठीक एक ऑफेंस है और एक्ट कमिट करने वाला व्यक्ति फॉरेनर नहीं, ही इज नॉट अ फॉरेनर, ही इज एन इंडियन, ठीक है। अब एक बात बताएं आप लोग, अगर कोई व्यक्ति जो कि किसी एक अफ्रीकन नेशन को बिलोंग करता है जहां पे सोडोमी को ऑफेंस नहीं आता, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, पहले सुन लो बेटा क्वेश्चन सुन। अगर कोई व्यक्ति है जो अफ्रीकन है, किसी अफ्रीकन कंट्री को बिलोंग करता है, वहां पे सोडोमी एक ऑफेंस नहीं, अगर वो व्यक्ति चाहे किसी इंडियन के साथ या फिर किसी दूसरे अफ्रीकन के साथ अगर सोडोमी कमिट करता है, क्या आप उस व्यक्ति पे सोडोमी के चार्जेस सेक्शन 377 आईपीसी लागू कर सकते हो? कैन यू डू इट? यू कैन नॉट, आई टेल यू, यू कैन नॉट। क्यों? क्योंकि द फॉरेनर इज ऑप्शन जिस पे आईपीसी एप्लीकेबल ही, ठीक। इस बंदे पे आईपीसी वैसे भी एप्लीकेबल नहीं, ठीक है। अब ये बंदा चाहे किसी दूसरे मतलब अपने को सिटीजन के साथ ऐसा करे या फिर किसी इंडियन सिटीजन के साथ ऐसा करे, दोनों ही केसेस में आईपीसी इस पे गवर्न नहीं होगा, ठीक। आईपीसी का एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं आएगा।
रोहित एक बार आपका क्वेश्चन प्लीज रिपोस्ट कर दीजिए, शायद थोड़ा सा ऊपर चला गया। ठीक, ये पॉइंट है। लेकिन अगर वहीं पे, ठीक है, वहीं पे अगर किसी व्यक्ति की जगह, ठीक है, अगर वहीं पे किसी फॉरेनर की जगह, ओके, अगर कोई इंडियन होता, लेकिन अफ्रीका में तो सोडोमी इज नॉट एन ऑफेंस। सोडोमी क्या होता है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर अफ्रीका में कोई इंडियन किसी दूसरे इंडियन के साथ या फिर किसी फॉरेनर के साथ सोडोमी कमिट करे, तो भाई उस जगह पे तो उसको पनिश नहीं किया जाएगा। वहां का जो उस कंट्री का पीनल लॉ है वो उस व्यक्ति को पनिश नहीं करता। लेकिन क्योंकि उस व्यक्ति ने ऑफेंस तो किया है, इसीलिए जब भी वो इंडियन पीनल कोड के दायरे में आएगा, यानी उस ज्यूरिसडिक्शन में फॉल करेगा, इंडिया उस पे जा सकता। Sodomy is either which way, whether it is done, it is stuck. Okay, let me see. हाँ ठीक ठीक ठीक, just a second. Let me check. रिफ्रेश कर लूं या क्लियर हो गया? अभी ठीक है, ऑल क्लियर है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, फेयर इनफ। नहीं, डबल जियो पार्टी नहीं होता। आपको इंडिया में बंदूक रखने के लिए और बंदूक के दम पे धमकाने के लिए अलग अलग चार्जेस लगेंगे, अलग अलग ऑफेंसेस होंगे, अलग अलग पनिशमेंट। मर्डर के लिए आपको अमेरिका में पनिशमेंट हुई, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही आप बाहर आए, आपको इंडिया में भी पनिशमेंट हो सकती है अगर आप एक इंडियन हो। डबल जियो पार्टी नहीं होता। डबल जियो पार्टी सेम नेशन में, सेम स्टैट्यूट में, सेम प्रोविजन पे एप्लीकेबल होता है। ये बात ध्यान से समझना। अगर आपका ऑफेंस दो अलग अलग कैटेगरीज में फॉल, अगर आपका ऑफेंस दो अलग अलग स्टैट्यूट्स में फॉल कर रहा है, अगर आपका ऑफेंस सेम है लेकिन दो अलग अलग देशों में फॉल कर रहा है, आपको दोनों की पनिशमेंट भोगनी पड़ेगी। ये डबल जियो पार्टी में नहीं आता। अगर किसी व्यक्ति पे 302 का मामला चलाया जाए, तो 302 के मामले में अगर उसको पनिशमेंट हो जाती है, तो उस व्यक्ति को दोबारा से 302 की पनिशमेंट नहीं दी जाती। दिस इज डबल जियो पार्टी। ठीक है रोहित, आई होप यू गॉट द पॉइंट। ओके, फेयर इनफ, ठीक, ओके, परफेक्ट। आई होप रोहित को क्लियर हो गया होगा। रोहित वाला पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन हियर इज what exactly sodomy is. Now there are two types of, broadly when we say intercourse is divided in two categories. One is the vaginal intercourse and the other one is the anal intercourse. Because of the biological factor, vaginal intercourse is only possible to be established with a female. On the other hand, if it is an anal intercourse can be established with a male and a female. ठीक, so जो ये anal intercourse होता है, जब ये without consent होता है, ठीक है, जब ये विदाउट कंसेंट होता है तब इसको कहा जाता है सोडोमी। ठीक है, समझ में आया? दैट इज द पॉइंट, दैट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म सोडोमी। ठीक, ये चीज। तो व्हेन यू लुक एट सोडोमी, एज आई सेड, ये कुछ कंट्रीज में ऑफेंस नहीं माना जाता, ज्यादातर कंट्रीज में अगर ऐसा होता है तो इसको कंसिडर किया जाता है ऑफेंस की तरह। ठीक, और ये मेल और फीमेल दोनों में से किसी के भी अगेंस्ट हो सकता है। इंडिया में इसको सोडोमी ना बोलकर एक अननेचुरल ऑफेंस की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, इसको एक अननेचुरल ऑफेंस की कैटेगरी में रखा जाता है, दैट इज सेक्शन 377। तो अगर आप कहीं इंडिया के बाहर, आप नहीं, कोई भी एक व्यक्ति है इंडिया के बाहर जाके ऐसा करता है, तो भले वहां का जो लॉ है उस व्यक्ति को पनिश करे चाहे ना करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो व्यक्ति इंडिया में जब भी आएगा उस पर धारा 377 लागू हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट। बेस्टियलिटी जो होता है, बीस्टियलिटी बोलते हैं कई लोग, बेस्टियलिटी बोलते हैं, उसको कहते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एन एनिमल। ठीक है, दिस माइट साउंड ग्रॉस टू यू, बट बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, बीइंग अ लॉयर, यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस फैक्ट। ठीक है, सो एनी एनिमल, अगर किसी एनिमल के साथ कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है या सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है, इट इज द सेम सेक्शन 377, तो फिर उसको एस्टैब्लिश किया जाता है एज बेस्टियलिटी या बेस्टियलिटी या बीस्टियलिटी, अलग अलग इसके प्रोनाउंसिएशन। ठीक, चलो, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट नाउ, यहाँ पे जज में हमें ध्यान रखना है कि जज से हमारा शॉर्ट नोट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, कोर्ट ऑफ जस्टिस से यू डोंट गेट एनी क्वेश्चन। देन कम्स योर पब्लिक सर्वेंट, सेक्शन नंबर 21, इसके आगे लिख लें, यहाँ से आपका प्री का क्वेश्चन बन सकता है, प्री का तो खैर बनता ही है, बट मेंस का क्वेश्चन अगेन आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन मिलता है, शॉर्ट नहीं मिलता है, यहाँ से लॉन्ग आंसर मिल सकता है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों का रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, शॉर्ट नोट बेस्ड क्वेश्चन है, सेक्शन नंबर 23। आप लोगों को मूवेबल प्रॉपर्टी आईपीसी में नहीं पूछा था, ठीक है,
मूवेबल प्रॉपर्टी इन कॉन्टेक्स्ट टू थेफ्ट पूछा जा सकता है, इन कॉन्टेक्स्ट टू एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डेकॉइटी पूछा जा सकता है, नॉट अदरवाइज। सेक्शन नंबर 23 रॉन्गफुल गेन, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। पब्लिक सर्वेंट सेक्शन नंबर 21 की बात, ठीक। पहले तो बेटा 4 बार अगर ब्लॉक हो सकते हो तो 4 बार ब्लॉक हो गए, ठीक है। उसके बाद जो भी दीदी होंगी वो पूरे रन का साक्ष्य में लिखेंगे, इसमें पता नहीं चलेगा अनब्लॉक कर दिया कि हाँ भैया दाल खत्म हो गई थी, नहीं उठाई इस बार बंदे ने, हट गई, ठीक है। इसका ध्यान रखें, यस सो ओके। वॉइस स्टक हो रही है, पता नहीं यार, रुक जाओ, वेट अ सेकंड, I'll refresh it, don't worry, I'll refresh the entire thing, just hold on a second। चलो जिसे करा दो, आ जाओ। Let's see, I hope this works now। हाँ हाँ कोई बात नहीं, स्टक हो रहा है तो बता दो यार, कोई दिक्कत नहीं, I'll check it, कोई बड़ी चीज नहीं, ठीक है, ओके, फेयर इनफ। नाउ आगे बढ़ते हैं। रॉन्गफुल गेन एंड लॉस, शॉर्ट नोट बेस्ड क्वेश्चन आता है। अगेन डिसऑनेस्टली एंड फ्रॉडुलेंटली, इसके लिए लिख लीजिए सेक्शन 24 एंड 25, या तो इन पे बनेंगे सेपरेट शॉर्ट नोट्स लिखना है यहाँ पे सेक्शन 24 एंड 25, एरो डाल के लिखना सेपरेट शॉर्ट नोट, और डिस्टिंक्शन बेस्ड क्वेश्चन या डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। डिफरेंस बेस्ड सवाल बनते हैं कि इन दोनों के बीच में भेद बताइए, ठीक। आगे चलते हैं, इसके बाद आ जाते हैं रीजंस टू बिलीव यू डोंट गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम देयर, पूरे एरिया से आपको क्वेश्चन नहीं मिलते। सेक्शन नंबर 33 अगेन इज अ शॉर्ट नोट बेस्ड एरिया, यहाँ से कभी कभी एक्ट एंड ओमिशन पे क्वेश्चन बन सकते हैं बट नॉट वेरी फ्रीक्वेंट, ये रेयर केस है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। सेक्शन नंबर 34 पे जब आप आएंगे तो 34 इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, ठीक। सेक्शन नंबर 30 जो है वैल्यूएबल सिक्योरिटी, बहुत रेयरली आपको यहाँ से शॉर्ट नोट बनता है, बहुत रेयरली, बट वो सफिशिएंट होगा अगर आप सिर्फ सेक्शन वेट भर लो, दैट वुड वर्क। उससे ज्यादा आपको सेक्शन नंबर 30 में और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, सो यू कैन गो विद इट, सेक्शन 30 शॉर्ट नोट्स देख लो, बट आई डोंट थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जनरली शॉर्ट नोट्स में अगर मान लीजिए वैल्यूएबल सिक्योरिटी आता भी है तो उतना स्टूडेंट्स को पता होता है इन जनरल, ठीक है। फिर आ जाते हैं सेक्शन नंबर 33 के 34 पे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, क्योंकि यहाँ से आपका मेंस का क्वेश्चन लॉन्ग आंसर बेस्ड बनता है, जनरली यहाँ से शॉर्ट्स के क्वेश्चंस नहीं बनते, तो एकदम हम कह सकते हैं कि यहाँ से लघु प्रश्न नहीं बनते, ठीक है, विस्तृत प्रश्न पूछे जाते हैं धारा 34 से, क्योंकि ये जॉइंट लायबिलिटी, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, ठीक है, ये सारी चीजें पूछते हैं। 34 के साथ साथ आप लोगों से कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट का डिफरेंस भी पूछा जाता है, या फिर द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 34 एंड सेक्शन 149, ये भी पूछा जाता है। सो देयर आर वेरियस काइंड्स, देयर आर वेरियस टाइप्स इन विच सेक्शन 34 एंड इट्स प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी इज आस्क्ड। वो डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, वो कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट करके भी पूछा जा सकता है, कैन कॉमन इंटेंशन डेवलप ऑन द स्पॉट करके भी पूछा जा सकता है, 34 और 149 के बीच का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। तो दिस इज बेसिकली अ ब्रॉड एरिया जो आपसे बनता है मेंस एग्जामिनेशन में, तो इसको बाय डिफॉल्ट हम लोग इन डेप्थ पढ़ते हैं, इसको हम लोग छोड़ते हैं, ठीक। आगे चलते हैं 34 के बाद देन इट कम्स टू सेक्शन नंबर 35, 36, 37 एंड 38, ये बहुत ही रेयर केसेस में पूछे जाने वाले सेक्शंस हैं, तो आप लोग इनको शॉर्ट नोट के हिसाब से बस प्रिपेयर करें, दैट इज ऑल, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं जॉइंट लायबिलिटी से कनेक्टेड, इसलिए 35 से 38 का एरिया सिर्फ शॉर्ट नोट या बेयर एक्ट सेंट्रिक अगर आप पढ़ लें तो इसके बियॉन्ड आपको जाने की जरूरत नहीं। अगेन शॉर्ट नोट बेस्ड क्वेश्चन बनता है सेक्शन नंबर 39 का, कि वॉलंटरली कौन सा एक्ट माना जाएगा। एक हो गया सेक्शन 39, एक हो गया सेक्शन, ऐसा लिख रहे हो नॉट अ प्रॉब्लम, सो नाम मेंशन करना है दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कंटेंट आपका इतने से कंप्लीट हो रहा है, 5 नंबर का सवाल या 4 नंबर का सवाल या 2 नंबर का सवाल, तो इतना ही लिखो, इसके बियॉन्ड मत जाओ, इट विल वेस्ट योर टाइम, ठीक। ये जब आप यहाँ केस लॉ लिखेंगे लॉन्ग आंसर में, तब आपको हेल्ड दैट भी लिखना है, तब यू हैव टू राइट हेल्ड दैट एज वेल। सो लॉन्ग आंसर ऐसे चलता है। अब कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर अगर मान लें कि क्वेश्चन जो है वो केस लॉ बेस्ड है तब क्या करेंगे, तब कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ इसी ऑर्डर में, इसी सेम ऑर्डर में आपको बस 4 को उठा करके 1 की जगह पे रख देना, दैट्स ऑल। तो पहले 4 एक्सप्लेन होगा, यानी वो केस लॉ एक्सप्लेन होगा, फिर उससे जुड़ा हुआ प्रोविजन, उसका कोई एक्सप्लेनेशन कमेंट्री, और जरूरत पड़ी तो इलस्ट्रेशन, दैट्स ऑल। दिस इज हाउ यू आंसर अ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, एंड शॉर्ट नोट के लिए मैंने आपको बता दिया। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर इन देयर हेड कि हमें कहां क्या कितना लिखना है, ठीक।
किसी भी केस में केस अगर आप लिख रहे हो, प्रेसिडेंट लिख रहे हो, कभी भी फैक्ट्स लिखने मत जाना। डोंट एवर राइट द फैक्ट्स ऑफ इट बिकॉज फैक्ट्स आर गोइंग टू वेस्ट योर टाइम। ठीक है, फैक्ट्स जो होंगे वो आपके टाइम को वेस्ट करें, सो डोंट डू दैट। ठीक, अगर आप अपना आंसर दिल्ली में लिख रहे हैं, हरियाणा में लिख रहे हैं या पंजाब में लिख रहे हैं तो वहां पे साइटेशन डालें। ठीक, राजस्थान में, एमपी में, यूपी में आपके साइटेशन ना लिखने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सो इट विल डिपेंड अपॉन योर प्रेफरेंसेस। राजस्थान में जरूरत नहीं पड़ेगी, लिख सकते हो जब हेल्ड नहीं आती फिर उतना लिख सकते हो। साइटेशन मतलब पूरा नाम कुछ अपन बोलते हैं ना, पूरा नाम होता है, जैसे केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1974 ऐसे ये वाला। ठीक, फ्लो चार्ट्स आप लोग हाई कोर्ट वाले एग्जाम्स में मत बनाना, जहां पे पीएससी एग्जाम ले रही है वहां पे आप फ्लो चार्ट्स यूज कर सकते हैं। दैट इज इट। अभी सेक्शन याद करने को पहले सेक्शन पढ़े तो बेटा। ठीक, चलिए एमपी में तो देवांशी अपने को नहीं बनाना, कोई केस लॉ इक्का दुक्का लिखना है, एक लिखो बहुत है, फ्लो चार्ट मत। चलो यूपी में बना सकते हैं, यूपी में प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, अब सीधे बेयर एक्ट पे आते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, शायद आपका डाउट ऊपर निकल गया है, प्लीज उसको एक बार रिपोस्ट कर। अच्छा, मैंने टॉपिक तो आपको बता दिए, जिस पे क्वेश्चंस भी बता दूंगा, सिर्फ एलिमेंट से काम हो जाएगा आज। दैट्स इट। ओके, चलो नाउ टॉकिंग अबाउट, तुझे लग रहा है मोहित क्लास ओवर हो जाएगी इतनी जल्दी? शुरू में तो बताया था 1.5 घंटे की क्लास है, विल गो ऑन फॉर 1.5 आवर्स। ठीक, चलिए। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड की जब अपन बात करते हैं, हाँ चलिए शुरू करते हैं, फाइनली क्लास तो अब स्टार्ट हुई है। ठीक, सो व्हेन यू लुक एट द इंडियन पीनल कोड, सबसे पहले सेक्शन नंबर 6 पे आ, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 आपको बोलता है जनरल एक्सप्लेनेशंस, डेफिनेशंस इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। ओके, अब देखिए होता क्या है, जनरली अगर आप किसी भी कोड को देखेंगे, ठीक है, किसी भी स्टैट्यूट को देखेंगे, किसी भी कोड को देखेंगे, तो उसमें आपको बहुत सारे प्रोवाइजोस मिलेंगे। प्रोवाइजोस का मतलब होता है, ठीक है, प्रोवाइजोस का मतलब ये होता है, प्रोवाइडेड दैट का मतलब ये होता है कि ये सब कुछ, ठीक है, ये सब कुछ आपको इसको ध्यान में रख के पढ़ना पड़ेगा। ठीक, कि अगर ये सारे सिनेरियोज हैं, ठीक है, अगर ये सारे सिनेरियोज हैं तो इन सारे सिनेरियोज को इंटरप्रेट करते वक्त आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये होता है प्रोवाइजो का एक जनरल मीनिंग। ठीक, मतलब अगर आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, मतलब अगर आप पार्टी करना चाहते हो, मतलब अगर आप दोस्तों के साथ घूमने जाना चाहते हो, तो ऐसी स्थिति में ये सब कुछ तभी पॉसिबल होगा जब आप रात में 8 बजे के पहले पहले घर में आ जाओ। ठीक, डिड यू गेट द पॉइंट? प्रोवाइजो या प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है कि व्हाटएवर बी द सिनेरियो, that scenario is subjected to a condition, and let's say if that condition in any which way is for example breached, ठीक है, अगर वो कंडीशन किसी भी तरीके से ब्रीच हुई तो ये सिनेरियो फुलफिल नहीं हो पाएगा। ठीक है, समझ में आया? ये सिनेरियो फुलफिल नहीं हो पाएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैंने रिफ्रेश कर लिया, आई होप अभी ठीक होगा। ओके, चलो ना, इसके बाद द पॉइंट इज कि जब हम सेक्शन 6 को पढ़ते हैं तो सेक्शन 6 बहुत सिंपल टर्म्स में हमें ये बता देता है कि भाई आईपीसी दूसरे एक्ट्स की तरह वर्क नहीं करता। आईपीसी इज सच अ लॉ व्हिच डज नॉट वर्क इन द सेम वे एज एनी अदर लॉ। दूसरे एक्ट्स की तरह आईपीसी वर्क इसलिए नहीं करता क्योंकि यहाँ पे अननेसेसरी के प्रोवाइजोस नहीं, मतलब हो सकते हैं प्रोवाइजोस, लेकिन हर सेक्शन में आपको प्रोवाइजो देखने को मिले ये जरूरी नहीं। इसके लिए सेक्शन नंबर 6 ने ये कहा कि हमने अलग से सेक्शंस में प्रोवाइजो डालने की बजाय एक चैप्टर ही क्रिएट कर दिया जिसको हम लोग नाम देंगे द जनरल एक्सेप्शंस। और जितने भी ऑफेंसेस आप आगे आईपीसी में पढ़ेंगे ये सभी ऑफेंसेस दे आर सब्जेक्टेड टू जनरल एक्सेप्शंस। मैं इसको एक सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, आपको इजीली समझ में आए। देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने एक ऑफेंस किया है, फॉर एग्जांपल चोरी का, सिंपल सा ऑफेंस, चोरी का उस व्यक्ति ने ऑफेंस किया, ठीक, लेकिन वो व्यक्ति माइनर है, माइनर भी क्या, इन्फेंट है, 6 साल का है। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, चोरी की है लेकिन जिसने चोरी की है वो बच्चा है, बालक है, क्या वो व्यक्ति लायबल होगा? विल ही बी लायबल? नो। सो क्या मुझे इतना एक चीज होगा, ठीक है, माइनर है तो लायबल वो नहीं हो सकता, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जिसपे चार्जेस लगे हैं थेफ्ट, ठीक, कि उसने किसी व्यक्ति का बटुआ वॉलेट जो है वो चुरा लिया और उसके बाद से वो बटुआ वॉलेट बरामद नहीं हुआ। उस व्यक्ति ने ये कहा कि ये जो बटुआ है और जो मेरे पास एक वॉलेट है, मैं आपको अपना वॉलेट भी दिखाता हूँ, दे आर आइडेंटिकल, ये दोनों देखने में एक समान है, ठीक है, एक दूसरे की परछाई आइडेंटिकल है, बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, ठीक। तो मैं बाय मिस्टेक इस बटुए को अपना बटुआ या अपना वॉलेट समझ करके टेबल से उठा लाया। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे बैग में भी वॉलेट था,
मतलब मेरा वॉलेट, और जो मैं वॉलेट उठा करके लाया हूँ वो भी वॉलेट। तो मैं चकमका गया कि ये हुआ कैसे। तब तक मेरे घर की घंटी बजी, पुलिस मुझे आई, देखा उसने कि वॉलेट मेरे पास से बरामद हो गया, मुझे ले गए। ठीक, अब यहाँ पे व्यक्ति से हुई है एक मिस्टेक, द पर्सन इज सिंपली मिस्टेकन। ठीक है, विल ही बी लायबल? अगेन अ रिटोरिक क्वेश्चन, विल ही बी लायबल? नो, ही वोंट बी लायबल। नहीं होगा, नहीं हो सकता लायबल, क्योंकि सिंपली उस व्यक्ति का इंटेंशन नहीं था ऑफेंस को कमिट करना। यस, अब आप मुझे बताएं, और भी बहुत सारे जनरल एक्सेप्शंस हैं, काफी सारे। क्या थेफ्ट की डेफिनेशन में ये हर बार लिखना जरूरी है कि माइनर ने किया तो थेफ्ट नहीं है? क्या थेफ्ट की डेफिनेशन में ये लिखना जरूरी है कि अगर मिस्टेक से हो गया तो थेफ्ट नहीं है? डू वी नीड टू राइट इट अगेन एंड अगेन? नो। सेक्शन 6 बस यही बोल रहा है कि भाई हम हर एक प्रोविजन के लिए, हर एक ऑफेंस के लिए अलग से प्रोवाइजो नहीं प्रोवाइड कर, हमने एक चैप्टर ही अलग क्रिएट कर दिया है कि जब आप इस चीज को पढ़ो तो आप चैप्टर नंबर 4 का ध्यान रखो, बस। यस, वी हैव टू कीप इट इन माइंड ऑलवेज। ठीक है, कि भैया अगर ब्राइबरी हुई है तो ये भी देखा जाएगा कि कहीं जिसने ब्राइब दी है उस पर किसी ने अनड्यू प्रेशर तो नहीं बनाया था, उसको धमकी वमकी तो नहीं दी थी कि तू जाकर के ब्राइब दे, मैं दूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। ठीक, ये पॉइंट। ठीक है, एग्जैक्टली, इट इज अ कॉमन प्रोविजो, इंप्लाइड है, इट इज इंप्लाइड से चैप्टर नंबर 4 of the Indian Penal Code is impliedly applicable on all the other chapters, all the other chapters, बाकी सब पे ये लागू होता है। ठीक, अब ग्रीवस हर्ट के चार्जेस लगे हैं आप पे, ठीक है, ग्रीवस हर्ट के आप पे चार्जेस लगे, लेकिन आप ये कहते हो कि भैया प्राइवेट डिफेंस में मैंने ऐसा किया, तो ग्रीवस हर्ट के चार्जेस या ग्रीवस हर्ट की जो डेफिनेशन है उसमें ये थोड़ी ना हर बार लिखा होगा हर डेफिनेशन के साथ कि अगर ग्रीवस हर्ट प्राइवेट डिफेंस में किया गया है तो फिर वो ऑफेंस नहीं है, अगर ग्रीवस हर्ट एक्सीडेंट से हो गया तो वो ऑफेंस नहीं है, अगर ग्रीवस हर्ट नेसेसिटी में कॉज किया गया तो वो ऑफेंस नहीं है, अगर ग्रीवस हर्ट गुड फेथ में किया गया तो वो ऑफेंस नहीं है। दिस विल नॉट बी एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन एवरी सिंगल सेक्शन, एंड दैट इज द रीजन। ठीक है, दैट इज द रीजन व्हाई हमारा सेक्शन 6 ये बोलता है कि भाई आगे जो कुछ भी दिया हो इस पूरे इंडियन कोड में, आगे जो कुछ भी दिया है वो सब कुछ उन सब पे impliedly applicable हो जाता है चैप्टर नंबर 4, एवरीथिंग इज सब्जेक्टेड टू चैप्टर नंबर 4। तो आप ये बोलो, अगर प्रोसिक्यूशन ये बोले, मान लो कि प्रोसिक्यूशन ये कहे कि हाँ साहब मर्डर तो अक्यूज नहीं किया, प्रोसिक्यूशन बोल रहा है कि मर्डर तो अक्यूज नहीं किया है लेकिन वो इंसेन है, पनिशमेंट दोगे आप उसको? नहीं दोगे ना, सिंपल रूल है भाई। प्रोसिक्यूशन खुद मान रहा है कि हाँ इंसेनिटी तो है, हो सकता है डिफेंस ने प्रोड्यूस कर दिया सर्टिफिकेट, हाँ भैया सर्टिफिकेट ऑफ इंसेनिटी है, देख लीजिए व्यक्ति साउंड माइंड का नहीं है, तो आप उसको पनिश नहीं करो। क्यों नहीं करोगे? फॉर द सिंपल रीजन कि भाई उस व्यक्ति ने मर्डर किया लेकिन वो एक जनरल एक्सेप्शन की कैटेगरी में आया। तो हर प्रोविजन के साथ प्रोवाइजो जबरदस्ती नहीं घुसेड़ा गया, हर एक सेक्शन के हर एक ऑफेंस पे चैप्टर नंबर 4 वैसे भी ऊपरी तौर पे एप्लीकेबल है, माना जाता। बस ये एक बात है कि आपको वो क्लेम करना पड़ेगा। एक बात बताओ, तुम अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम एक नॉर्मल स्पीड से जा रहे हो, तुम नहीं कोई दूसरा व्यक्ति नॉर्मल स्पीड से जा रहा है, उसके सामने कोई भैंसी आ गई, ठीक है, मायावती का तो हाथी, कोई हाथी आ गया, ठीक है, कोई हाथी आ गया तुम्हारे सामने, तुम अपनी नॉर्मल स्पीड पे अपनी स्कूटर से, अपनी कार से, बाइक से जा रहे हो, सामने आ गया हाथी। ठीक, अब ऐसे में ध्यान से समझना, तुमने भैया अपनी गाड़ी घुमाई कि भैया कहीं हाथी में भिड़ ना जाए। ठीक, अब जाके किसी और एक्स पर्सन से आप भिड़ गए, सिंपल। ठीक है, हाँ माया दीदी की आ गई सामने, ठीक है, आपके सामने माया दीदी की आ गई, आप उन्हीं से जाके भिड़ गए। अब ऐसी स्थिति में बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत बेसिक सी चीज है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे जा रहा है, रास्ते में कोई हाथी जानवर वगैरह आ गया, बाइक कटकी, किसी को जाकर के लग गई, तो इसमें एक्सीडेंट हुआ है, यू एवरीवन इज वेल अवेयर अबाउट दिस फैक्ट, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। माया दीदी जो थी आपके अगेंस्ट कोर्ट में गई, तो वो बन गई प्रोसिक्यूशन वाला साइड, ठीक है, यस, और आप बन गए अक्यूज्ड। अब एक बात बताओ बच्चे, मुझे बताइए, मान लो कि आपने कोर्ट में ये कहा ही नहीं कि मेरे सामने हाथी आ गया, आपने बोला ही नहीं कि मेरे सामने एरावत नाम का कोई हाथी आया था, कैन यू बी मेड लायबल फॉर कॉजिंग ग्रीवस हर्ट और ड्राइविंग नेग्लिजेंटली? क्या आपको लायबल बनाया जा सकता है? आपने बोला ही नहीं कि साहब हाथी आया था, आपने बोला ही नहीं सर सांड आया था सामने, आपने बोला ही नहीं कि सर काली बिल्ली रास्ता काट गई, तो मैंने सोचा कि काली बिल्ली अभी आधा ही रास्ता काट के गई है तो मैं भी उसका ही रास्ता काट देता हूँ, टिट फॉर टैट कर देता हूँ उसके साथ। ठीक है, आज वो भी रोड पूरी क्रॉस करने से पहले थूक करके जाएगी, ठीक, ऐसा होगा। मैंने ट्राई किया, वो आधा रास्ता काट चुकी है, मेरे सामने आ रही है, मैंने काट दिया, आपके अब काली बिल्ली को दिक्कत है? लेकिन अगर तुमने डिफेंस ही नहीं लिया, ठीक है, अगर तुमने डिफेंस ही नहीं लिया, तुम डिफेंस नहीं लोगे, विक्टिम प्रूव करवा देगा कि हाँ भैया चोट वोट तो लगी, सो यू विल हैव टू टेक द डिफेंस। आपको डिफेंस तो लेना पड़ेगा, जब तक आप क्लेम नहीं करोगे कि आप चैप्टर 4 की कैटेगरी में फॉल नहीं करते तब तक वो मिलेगा, और अगर आपने क्लेम किया है तो प्रूफ भी आपको करना पड़ेगा। ये बोलता है इंडियन एविडेंस एक्ट का कौन सा सेक्शन, भारतीय में लिखी दिया ऑलरेडी। अगर क्लेम करोगे कि एक्सीडेंट है, क्लेम करोगे मिस्टेक है, क्लेम करोगे कि जरूरत थी इसकी, तो आपको ये प्रूफ भी करना पड़ेगा, दैट इज सेक्शन 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, दैट्स इट, ये रूल है, ठीक, आपको प्रूव करना पड़ेगा, दैट इज द पॉइंट। सो चैप्टर 4 इंप्लाइडली पूरे के पूरे आईपीसी पे लागू होता है, लेकिन अगर आपको चैप्टर 4 का बेनिफिट लेना है तो इट मस्ट बी स्पेसिफिकली प्लीडेड। आपको एक रिक्वेस्ट करनी होगी, न्यायालय से दरख्वास्त करनी होगी कि साहब हमारे मामले में हम जो है, ठीक है, जनरल एक्सेप्शंस की कैटेगरी में फॉल करते हैं और उसको प्रूव करना चाहते हैं,
दैट इज योर सेक्शन नंबर 6। यही है। अभी मैं इसको डिक्टेट करके आप लोगों को लिखवा दूंगा, ठीक है। नाउ लेट्स फर्स्ट रीड सेक्शन 6 बोलता क्या है, देखिए सर। इट सेज थ्रू आउट दिस कोड एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, ठीक है। हिंदी में पढ़ता हूं, इंग्लिश वाले खुद रीड कर, मैं हिंदी में पढ़ के सुना, ठीक है बेटा। इंग्लिश वाले खुद पढ़ लेंगे बेटा, नहीं नहीं, कोर्ट वोंट कंसीडर इट बाय इट्स ओन। हिंदी वाले खुद, आई मीन इंग्लिश वाले खुद पढ़ सकते हैं। इज इट ओके मैं हिंदी में पढ़ूं? चलेगा इंग्लिश वालों को? नहीं भी चलेगा तो वीटो तो मेरे पास है, तुम क्या ही कर लोगे बे। चलो इंग्लिश में आप लोग खुद रीड करें, मैं हिंदी में पढ़ूं, ठीक। अब देखिए, संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अधीन समझा जाना है, ठीक है। सो इस संहिता में सर्वत्र अपराध की हर परिभाषा, ठीक है, हर जगह पे थ्रू आउट सर्वत्र अपराध की हर परिभाषा, हर दंड उपबंध, ठीक है, हर दंड उपबंध मतलब एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस एंड एवरी पीनल प्रोविजन, हर दंड उपबंध और हर ऐसी परिभाषा या दंड उपबंध का हर दृष्टांत, दृष्टांत वुड बी एन इलस्ट्रेशन। मैं हिंदी में बेटा बीच बीच में इसलिए पढ़ूंगा ताकि स्टूडेंट्स जिनको एक ट्रांसलेशन वाला इशू आता है ना, वो ट्रांसलेशन वाली चीज, ठीक है, तुम लोगों की क्लियर होती है। तब तुम्हें मालूम है कि पीनल प्रोविजन को क्या बोला जाता है, दंड उपबंध। तुम्हें सिर्फ उपबंध याद रखना है, पीनल तो तुम्हें याद है, ठीक। चलो, सो इस संहिता में सर्वत्र अपराध की हर परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ एवरी ऑफेंस, हर दंड उपबंध और हर ऐसी परिभाषा या दंड उपबंध का हर दृष्टांत, ठीक है, हर दृष्टांत साधारण अपवाद यानी जनरल एक्सेप्शन, ठीक है, साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय यानी अध्याय 4 की बात हो रही है, में अंतर्विष्ट अपवादों के अध्ययन समझा जाएगा, ठीक। चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दंड उपबंध या दृष्टांत में दोहराया ना गए। समझ में आया? भले से उस पर्टिकुलर धारा में, उस दंड उपबंध में इन साधारण अपवादों का जिक्र हो चाहे ना, किंतु इन सभी के सभी साधारण जितने भी अपवाद हैं, ये इसका जो पूरा का पूरा अध्याय है, उन सभी दंड उपबंधों पे, उनके द्वारा दिए हुए दृष्टांतों पे, उनके जो भी ऑफेंसेस हैं, ठीक है, दंडों पे, सब पे लागू होगा, ठीक है, सब पे लागू। आई होप ये अब थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब ये है, either there is a definition or any kind of other penal provision or its explanations or its illustrations, chapter number 4 of the Indian Penal Code is wholesomely applicable on everything which is given in this code throughout, सर्वत्र रूप से धारा अध्याय 4 यानी कि साधारण जो आपके ये ऑफेंसेस हैं, साधारण आपके एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, वो सभी सारे दंडिक जो धाराएं हैं, उपबंध हैं, उन सब पे लागू। ये पॉइंट, ठीक, ये चीज। सो मैं हिंदी इंग्लिश बीच बीच में से पट 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 बोलता रहूंगा ताकि आप लोगों को ही आदत पड़ जाए कि इंग्लिश में तो आता है, हिंदी में पढ़ के, और हिंदी वालों के लिए उल्टा चले कि यार हिंदी में तो आता है, अब इंग्लिश पढ़ के नहीं। दैट्स इट, दैट वुड वर्क। इंग्लिश वाले तो इंग्लिश पढ़ेंगे ना, सीधा रूल। आगे बढ़ते हैं। तो जितने भी दृष्टांत हैं, कृपया कर आप उसे स्वयं ही पढ़ें, मैं उसको समझाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपको वैसे भी जो धारा है वो समझ में आ गई, सॉरी उपबंध जो है वो आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलो, हाँ, नोट मेकिंग जो है वो हम लोग इंग्लिश में करें, नोट मेकिंग इंग्लिश में होगी, ठीक है। चलो, नाउ हेडिंग डाल लीजिए सेक्शन नंबर 6, हेडिंग सेक्शन नंबर 6, इसमें लिख लें, जस्ट राइट दिस डाउन, द जनरल एक्सेप्शंस प्रोविजन। एफसीजे 24 बेटा अपना नाम बता दो प्लीज। प्रोविजंस होता है उपबंध का मतलब। द जनरल एक्सेप्शंस enacted by IPC are of universal application. Okay Devyan, thank you so much. Enacted by IPC are of universal application, and for the sake of brevity of expression, ठीक है, and for the sake of brevity, BREVITY, brevity का मतलब होता है ब्रीफ रखना, छोटा रखना, ठीक है। हाँ मोनिका, the general expressions, ये general exceptions enacted by IPC are of universal application, and for the sake of brevity, universal application, and for the sake of brevity of expression, comma, instead of repeating in every section, brevity beta brevity ये लिखा, instead of repeating in every section, that the definition is to be taken, subject to the exceptions, comma, the legislature by section 6 IPC,
enacted that all the definitions must be regarded as सॉरी ना, मैं ऐड कर दूंगा, उसका मैं प्रोसेस बताऊंगा आखिर में. I'll be adding. हाँ भारती, मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूँ. Enacted that general exceptions are part of the definition enacted that all the definitions must be regarded as subject to the general exceptions regarded as subject to general exceptions, full stop. Therefore general exceptions are part of the definition of every offense. Therefore general exceptions are part of the definition of every offense under IPC, comma, but the burden to prove their existence. तो वैसे तो हम सारी डेफिनेशन जनरल एक्सेप्शंस को ध्यान में रख के पढ़ रहे हैं, but the burden to prove their existence lies on the accused. के साथ खेलूंगा, तो उसमें है.
सेक्शन नंबर 7 इज अ बेयर बेसिक प्रोविजन। ये बोलता है कि भाई देखो, जिस चीज का मीनिंग दिया है, ठीक है, लास्ट वाले का मीनिंग बता दे। लास्ट वाला क्या पॉइंट है? अच्छा, दिस वन, ओके, यस, सिंपल। इसका मतलब ये है कि आप ऐसे मान के चलो कि जितने भी ऑफेंसेस की डेफिनेशन दी हुई है ना, उन सबकी डेफिनेशन में जनरल एक्सेप्शंस भी हैं। दिए नहीं है, आपको मानना है कि ऐसा, ठीक। हाँ, इट इज इन कोरिलेशन टू सेक्शन 105 ऑफ आई, एब्सोल्युटली, ठीक। प्लीज कोई प्रज्ञा की हेल्प कर देंगे? ओके, प्रज्ञा एंड प्रतिभा, इनकी हेल्प कर दीजिए। ओके, मैं एक बार पूरा फिर से रीड कर रहा हूं। आप लोगों की रीडिंग राइटिंग स्पीड थोड़ी सी स्लो है, प्लीज थोड़ी सी राइटिंग स्पीड बढ़ाइए। ओके, द जनरल एक्सेप्शंस इनैक्टेड बाय, ना केस की बिल्कुल नहीं थी। The general exceptions enacted by IPC are of universal application, and for the sake of brevity of expression, instead of repeating in every section that the definition is to be taken subject to the exceptions, comma, the legislature by section 6 IPC enacted the general exceptions as part of the definition of every offense, ठीक, contained in IPC, okay, comma, therefore general exceptions are part of the definitions must be regarded as subject to the general exceptions, full stop. Therefore the general exceptions are part of the definitions of every offense contained in IPC, but the burden to prove their existence lies on the accused. Okay, अब सेक्शन 7 को देखते हैं। बेसिक सा सेक्शन है, क्या बोलता है, ठीक। इसका मतलब यही है कविता कि सेम है जो धाराएं आपको दी हुई, जितने भी उपबंध आपको दिए हुए हैं,
चाहे वो किसी भी मामले से डील करते हो, उन सभी पे आपके साधारण अपवाद लागू होते हैं, बस यही। तो भले उस उपबंध में कहीं पे साधारण अपवाद अलग से नहीं लिखे हुए हैं, किंतु हम यह मान के चलेंगे कि उस उपबंध में, उस धारा में साधारण अपवाद आता है। किंतु अगर कोई व्यक्ति साधारण अपवाद, मान लीजिए वो क्लेम करता है, ये कहता है, दरख्वास्त करता है न्यायालय से कि मेरा जो मामला है वो साधारण अपवाद की श्रेणी में आता है, तो ऐसी स्थिति में जो न्यायालय होगा वो कहेगा कि भैया तुम बोलते हो कि तुम्हारा मामला साधारण अपवाद का है, तुम ही प्रूव कर दो, बस ये पॉइंट है। ओके कविता, आई होप दैट हेल्प। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 7, सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड। सो सिंपल रूल है, सेक्शन 7 को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये बोलता है कि भाई एवरी एक्सप्रेशन व्हिच इज एक्सप्लेन्ड in any part of this code is used in every part of this code in conformity with the explanation. Question: अगर आपको मान लीजिए कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन 299 में दी हुई, तो क्या कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन 308 में चेंज हो जाएगी? Will it change? अगर आपको मर्डर की पनिशमेंट 300 में दी हुई, तो क्या अटेम्प्ट टू मर्डर जब देखा जाएगा 307 में, क्या वहां पे मर्डर की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी? नेवर। ठीक है, समझ में आया? ये रूल है, ठीक। This is the context. बस यही है, सेक्शन 7 में और कुछ नहीं है। I hope I do not need to explain it in detail because section 7 is very very basic. ठीक, चल। Fair enough? Clear ना? Conformity का मतलब अनुरूप, अनुरूप हिंदी में पढ़ेंगे, अनुरूप होता है। तो वही है, एक्सप्लेनेशन को अपन बोलते हैं ना स्पष्टीकरण, कि कोई व्यक्ति अगर एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं मैं गाड़ी नहीं चला रहा था, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, कि ब्लैक बक खुद जाकर के पेड़ से टकरा गया, ये एक्सप्लेनेशन है, स्पष्टीकरण। ठीक, तो कंफर्मिटी बस उसके अनुरूप ही बात करिए। भैया कहीं पे भी कुछ भी जरूरत पड़े तो धाराओं में दी हुई कोई भी बात आगे जाकर के चेंज नहीं हो जाएगी। थेफ्ट की डेफिनेशन जैसी 378 में है, चोरी की डेफिनेशन परिभाषा, वो परिभाषा जहां जहां चोरी शब्द इस्तेमाल होगा वहां वहां वो परिभाषा वैसे ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। ठीक, एवरग्रीन एग्जांपल है। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 8 पे, ये कभी कभी पूछा जाता है। सेक्शन 8 इज जेंडर, ठीक है। सो द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ठीक है, ओके, ठीक है। भगवान भी नहीं चाहता कि कोई ब्लेस यू बोल रहे, ठीक है। सो द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल, ठीक है भाई। दिस मींस पुल्लिंगवाचक शब्द जहां प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति के बारे में लागू हैं, चाहे नर हो या नारी। ठीक, पुल्लिंगवाचक शब्द मतलब वही आपका द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ठीक। सो हर जगह पे ही वर्ड यूज हुआ है, हिज वर्ड यूज हुआ है, जनरली विक्टिम के लिए या अक्यूज के लिए। तो ध्यान रखिएगा ये कि अगर ही और हिज यूज हुआ है तो वो हर पे भी एप्लीकेबल होता है, शी और हर पे भी एप्लीकेबल होता है। जहां पे आपके लिए बहुत स्पेसिफिक जाया जाएगा वहां पे यूज किया जाएगा टर्म एनी मैन या फिर एनी वुमन, ठीक। इस बात का ध्यान रखना। दिस इज सेक्शन नंबर 8। सो सेक्शन नंबर 8 टॉक्स अबाउट जेंडर। 9 इज इररिलेवेंट, 10 अगेन इज रेलेवेंट क्योंकि मेन और वुमेन। अब मुझे एक बात बताइए, 4 महीने की बच्ची है, विल यू कॉल हर वुमन और नॉट? 4 महीने की बच्ची, वुमन बोलोगे नहीं बोलोगे? वुमन मतलब महिला होता है। अभी तो आप 21 साल की बच्ची को महिला बोल के दिखाओ, औकात हो अगर आप, ठीक। अगर आप में हिम्मत है, जज्बा है और दुनिया हिला देने का आप में मादा है, तो आप 21 साल की किसी भी लड़की को बोल के दिखाओ महिला। अरे दीदी बहन जी छोड़ दो, महिला बोल दो, हिम्मत हो तो ट्राई कर लो। हाँ, किया गया है। इंटरप्रिटेशन जो है नालसा वाला जो पॉइंट है, नालसा के बाद से जो ये डेफिनेशन आती है हमें, ठीक, उसमें दोनों को ही कंसिडर किया जाता है, मतलब ऑफेंस इक्वली एप्लीकेबल हो जाए। ओके, ठीक है, करेक्ट। सो यहाँ पे लॉ के हिसाब से अगर 4 महीने की बच्ची है तो उसको वुमन माना जाएगा, 2 महीने का बच्चा है उसको भी मैन माना जाएगा, ठीक। दैट्स द पॉइंट। हाँ, 1 दिन की बच्ची को भी वुमन, एनी एज है, बस ये ध्यान रखना, इट हैज टू बी एनी एज, अ पर्सन ऑफ एनी एज, मेल है तो या मैन, फीमेल है तो वुमन, दैट्स ऑल। अब स्पेसिफिकली क्योंकि थर्ड जेंडर आप लोगों को यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया, दैट्स ट्रू, लेकिन इंटरप्रिटेशन में कोर्ट्स टेक अ लिबरल अप्रोच। कोर्ट्स जो होती हैं वो लिबरल अप्रोच लेकर के चलते हैं, मतलब थर्ड जेंडर को भी इंक्लूड करते हैं। ओके, चलिए 11 में आता है हमारा पर्सन का डेफिनेशन। नाउ व्हेन यू कम टू सेक्शन नंबर 11 आपकी पर्सन की एक डेफिनेशन आती है। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि पर्सन की डेफिनेशन आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सो सफिशिएंटली थोड़ा सा पॉइंट आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट पर्सन, तो व्यक्ति कोई भी हो सकता है भाई। सो कोई भी कंपनी, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़े, कोई भी कंपनी
या संगम या व्यक्ति निकाय, ठीक है, यस, कोई भी कंपनी या संगम, कंपनी मतलब कंपनी है, संगम मतलब एसोसिएशन है, या व्यक्ति निकाय, चाहे वो निगमित हो या नहीं, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आएगा। यानी एनी पर्सन, कोई व्यक्ति, कोई कंपनी, कोई संगम, एसोसिएशन, ठीक, या व्यक्ति निकाय, बॉडी ऑफ पर्संस, बॉडी ऑफ पर्संस को क्या बोलेंगे? व्यक्ति निकाय, चाहे वो निगमित हो या ना हो। निगमित का मतलब होता है चाहे वो एक बॉडी कॉर्पोरेट हो, चाहे वो एक बॉडी कॉर्पोरेट ना हो, ठीक, और बॉडी ऑफ पर्संस वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। इन सभी को हम किसकी कैटेगरी में मानेंगे? वी विल कंसिडर इट इन द कैटेगरी ऑफ पर्सन। पर्सन की जो डेफिनेशन होगी उसमें हम किसी भी एक व्यक्ति को, पर्संस को, बॉडी ऑफ पर्संस को, कंपनी को, एसोसिएशन को, चाहे इनकॉर्पोरेटेड हो ना हो, उन्हें हम पर्सन की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। चलो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक मूवी आई थी पद्मावत, उसमें जो ये रानी पद्मिनी वाला कैरेक्टर है पूरा, उनके जो भी पूरा सिनेरियो क्रिएट किया गया, उसके अगेंस्ट एक दल ने बहुत ऐसे धूम मचाई थी उस टाइम पे इंडिया में। कौन सा दल था वो? कंपनी को अपन कंपनी बोलते हैं बेटा, हिंदी में कंपनी को कंपनी बोलते हैं, बॉडी ऑफ पर्संस को व्यक्ति निकाय बोलते हैं, ठीक है, करणी सेना, ठीक है, यस। अब ध्यान से सुनो, ये जो करणी सेना है, क्या आप इसको एक पर्सन की कैटेगरी में लोगे या नहीं लोगे? Will you take it in a category of persons or not? करणी सेना हो गए, बजरंग दल हो गए, ठीक है, इस्कॉन सोसाइटी हो गई, कुछ भी हो गया, मतलब anything, not just relating to religion, anything, any group of persons, any company, any association, any body corporate, incorporated, not incorporated, ये सब कुछ कहाँ माना जाएगा? पर्सन की कैटेगरी में माना जाएगा। तो पार्टनरशिप फर्म पर्सन है, ठीक। अगर मान लीजिए कि कोई ट्रस्ट है, अपने आप में पर्सन है, कंपनी है, अपने आप में पर्सन है, इंडिविजुअल्स की भी आइडेंटिटी है, लेकिन वो बॉडी कॉर्पोरेट या इनकॉर्पोरेट भी लायबल करी जा सकती है। हाँ, एक बात का आप जरूर ध्यान रखेंगे कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी है या कोई एसोसिएशन है, उन पे भी जब चार्जेस लगाए जाएंगे तो वो चार्जेस स्पेसिफिक नेचर के ही हो सकते हैं, और ये ऑफेंस टू ऑफेंस डिफर करता है। अब ये कॉमन सेंस बेस्ड है और आप भी इसका आंसर दे सकते हो। मुझे इस बात का जवाब दो कि क्या एक कंपनी पे मर्डर ट्रायल चलाया जा सकता है? कैन अ कंपनी बी चार्ज्ड फॉर अ मर्डर ट्रायल? नो, एब्सोल्युटली नॉट। बट व्हेन यू लुक एट द डेफिनेशन, इट सेज कि भैया पर्सन है वो, तो उस पे मर्डर ट्रायल तो होना चाहिए, क्योंकि जो डेफिनेशन है वहां तो एनी पर्सन है। अगर आप देखोगे तो एनी पर्सन तो है मर्डर में, 299 में मिलेगा, 300 में भी मिलेगा। क्या कंपनी का मर्डर हो सकता है? क्या कंपनी बी मर्डर्ड? नो, कंपनी कैन नॉट बी मर्डर्ड। जब भाई आप आर्टिफिशियल बॉडी को कैसे मारोगे? जो नेचुरल पर्सन है आप उसको मार सकते हो। लीगल पर्सनालिटी का क्या करोगे? लीगल पर्सनालिटी मर नहीं सकती है, डिसॉल्व होती है। लीगल पर्सनालिटी हमेशा डिसॉल्व हो जाती है, कि एग्जिस्टेंस उसका खत्म हो जाता है, ठीक। हाँ, HUF इज अ पर्सन, जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो अपन देखते हैं, ये पर्सन होते हैं। बट ध्यान से समझना, व्हेन इट कम्स टू फ्रॉड, व्हेन इट कम्स टू चीटिंग, ठीक, when it comes to offenses relating to counterfeit, when it comes to offenses relating to documents, तब हो सकता है, तब आप कंपनी को फ्रॉड के लिए लायबल कर दो, तब आप बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स को चीटिंग के लिए लायबल कर सकते हैं, ठीक है। काउंटरफीटिंग रिलेटेड, डॉक्यूमेंट रिलेटेड शेल कंपनीज बनाई जाती हैं, आप लोगों ने सुना होगा, शेल कंपनीज होती हैं, नाम मात्र की कंपनीज, उनके आड़ में धोखाधड़ी चलती है, एक्सटॉर्शन चलता है, नकली प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक, शेल कंपनीज, तो ये सब होता है। हाँ, डिफेमेशन भी हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल, ठीक। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं कि भैया कुछ ऐसे ऑफेंसेस है, जैसे ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। अब कंपनी को आप किडनैपिंग के लिए लायबल नहीं कर सकते, फैक्ट। कंपनी ग्रीवस हर्ट के लिए, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कन्फाइनमेंट के लिए लायबल नहीं हो सकती, थेफ्ट के लिए भी कंपनी को लायबल नहीं किया जाए, ठीक, दैट इज द पॉइंट। लेकिन द पॉइंट इज कि इन सभी कैटेगरीज में जो ऐसे ऑफेंसेस हैं जो कि कंपनी के द्वारा कमिट किए जा सकते हैं, उनकी लायबिलिटी डायरेक्टली कंपनी की क्रिएट हो सकती है, दैट इज इट, ठीक। चलिए, हाँ, इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि कंपनीज जो होती हैं या जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, उनपे क्या वाइकेरियस लायबिलिटी बन सकती है? क्या उनपे वाइकेरियस लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी? मान लो कि आपका कोई एम्प्लॉई है, उस एम्प्लॉई ने कोर्स ऑफ बिजनेस में रहते हुए, यानी कि कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में रहते हुए, उस घेरे में रहते हुए, उसने किसी क्लाइंट के साथ कोई गड़बड़ कर दी, फ्रॉड कर दिया क्लाइंट के साथ, व्हाइल ही वाज एक्टिंग एज योर सेल्समैन,
हो जाओगे एज अ कंपनी, क्या तब आपको लायबल किया जा सकता है? यू कैन बी वेरी मच मेड लायबल फॉर दैट। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो सकती है। सो डू रिमेंबर दैट पॉइंट, ओके? ये रूल है, वरना अदरवाइज स्टार्ट टू फैक्ट बेसिस पे ये चेंज होता है। नाउ सेक्शन नंबर 11 में देयर आर अ फ्यू पॉइंट्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। सेक्शन नंबर 11 क्या आपको कहीं पे भी विक्टिम एक्सप्लेन करता है? क्या ये आपको कहीं पे भी अक्यूज्ड पर्सन एक्सप्लेन करता है? तो ये ध्यान रखना कि ये नहीं करता है। अगर यहाँ पे अक्यूज्ड पर्सन की डेफिनेशन आपको मिल जाती तो लोगों को अक्यूज्ड पर्सन को समझने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अक्यूज्ड पर्सन की डेफिनेशन कहीं दी नहीं है, इसीलिए व्यक्ति कंफ्यूज है। अक्यूज्ड पर्सन इज अ वन अगेंस्ट whom a particular charge has been filed, जिसके अगेंस्ट चार्ज फाइल होके मामला शुरू हो चुका है, उसको अक्यूज्ड पर्सन बोला जाता है। ठीक, तो ना यहाँ पे विक्टिम डिफाइंड है, ना यहाँ पे अक्यूज्ड डिफाइंड है। ये दोनों ही चीजें आपको नहीं मिलती हैं आईपीसी। आईपीसी में चलो कम से कम आपको विक्टिम डिफाइंड है। डू यू सी अ डेफिनेशन ऑफ अक्यूज्ड? सॉरी, सीआरपीसी में विक्टिम डिफाइंड है। क्या आपको सीआरपीसी में कहीं पे भी अक्यूज की डेफिनेशन मिल रही है? नहीं मिलती। आरोपी की डेफिनेशन आपको सीआरपीसी में कहीं नहीं मिलती। क्यों? कि भैया उसको डिफाइन ही नहीं किया गया, इट्स नॉट डिफाइंड। सो जस्ट राइट दिस डाउन, लिख लें इसको, सेक्शन नंबर 11। अच्छा, सेक्शन नंबर 11 आप मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है सेक्शन नंबर 11 को पढ़ के क्या लग रहा है? क्या ये एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है या ये इंक्लूसिव डेफिनेशन? मैंने ट्रिक बताई थी कि इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, पता होगा तुम लोग। ठीक, कैसे पता चला? कैसे पता चला कि इंक्लूसिव डेफिनेशन है? आप कैसे बता रहा हूं, बता कैसे पता चला कि इंक्लूसिव डेफिनेशन है? डोंट नो, आप अभी पता चल जाएगा बेटा। अरे बेटा, ठीक, यहाँ पे वर्ड आया ना, इंक्लूड्स। इंक्लूड्स मूवेबल प्रॉपर्टी, इंक्लूड्स स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रास, ग्रोइंग क्रॉप्स। इंक्लूड्स लिखा हुआ है, इंक्लूसिव डेफिनेशन है, एग्जॉस्टिव थोड़ी है। एग्जॉस्टिव एक्सक्लूसिव डेफिनेशन नहीं है कि ये जो है यही पर्सन है, नहीं। इसके अलावा जो भी और कैटेगरीज में लीगल पर्सनालिटी आ सकती है, नेचुरल पर्सनालिटी आ सकती है, वो भी इंक्लूड किया जाएगा। ठीक, ये है, समझ में आया? ये चीज है। जनरली अगर आप किसी भी लॉ को देखो या उसके इंटरप्रिटेशन को देखो ना, आप उसको इंक्लूसिव ही मानो। एक्सक्लूसिव बहुत कम देखी जाती है चीजें, क्योंकि इंक्लूसिव होगा तभी तो कोर्ट इंटरप्रेट करके किसी और चीज को अगर इस पैरामीटर में रखने की जरूरत पड़ी तो रख पाएगा। ठीक, सो इट इज मोस्टली इंक्लूसिव इन नेचर, इंक्लूड्स दैट, इंक्लूसिव। चलिए, सो यहां पे लिख लीजिए द टर्म पर्सन, सेक्शन 11 के शॉर्ट नोट ही लिख रहे हैं क्योंकि शॉर्ट नोट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ठीक, रिद्धि पूछ रही है सेक्शन 6 ऑफ टीपीए इज इट एक्सक्लूसिव? व्हाट डू यू थिंक? ये भी बताया मैंने कि एक्सक्लूसिव है कि इंक्लूसिव है। सेक्शन 6 ऑफ टीपीए, बताओ व्हाट प्रॉपर्टीज कैन बी ट्रांसफर्ड? एक्सक्लूसिव है, उसके बियॉन्ड और कुछ नहीं हो सकता। सोच लो, सोच लो। जब टीपीए पढ़ाया था बताया था इंक्लूसिव नेचर है। सेक्शन 6 जो है ना वो इंक्लूसिव नेचर है। ऑल्दो पूरी लिस्ट आपको प्रोवाइडेड, लेकिन इंक्लूसिव कोर्ट इंटरप्रेट करके वहां पे फिट इन कर सकता है अगर कोई किसी प्रकार की प्रॉपर्टी आती है, बताया था। लिख लें इसको, just write this down, section number 11. The term person has been defined under section 11 of IPC. The term person has been defined in section 11 of IPC, comma, and the same is in pari materia, ब्रैकेट में लिखना in material terms, मतलब काफी हद तक सेम ही है। And the same is in pari materia with section 3 clause 42 of the General Clauses Act हाँ जी 1879 बना, करेक्ट श्रीविद्या। The definition of a person is inclusive. The definition of person is inclusive. Full stop. Full stop. A natural person
incorporated person, natural person, comma, incorporated person, or even an unincorporated person, or association person, or association, or body like, or body of persons like, or body of persons like partnership, can be termed as a person under section 11. Can be termed as a person under section 11. यहाँ पे एक पॉइंट बना करके लिख लीजिएगा. A company or association or body of persons like a partnership, Shavya, or association or body of persons like a partnership can be a person under section 11. ठीक, ओके, आगे लिख लें. हाँ बेटा, आर्या स्टार बना करके पॉइंट है. Shavya अगर लिख लिया तो just let me know in the chat box. Can be a person under section 11. Okay. Next स्टार बना के पॉइंट लिख लें. The words accused or accused person. The word accused or accused persons are not defined anywhere. Are not defined anywhere. स्टार बना करके पॉइंट लिखिएगा. एक और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोगों से पूछा जाएगा इंटरव्यू राउंड में. सो ये स्टार वाला इंटरव्यू वाला पॉइंट, तो ध्यान रखिएगा. वैसे ये भी पूछ लेते हैं कि अक्यूज कहाँ पे डिफाइंड है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम द सेक्शन. ये एक पॉइंट है जो आप लोगों से एक आधा बार मैंने सुना है कि ऐसा कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन, नॉट द एग्जैक्ट क्वेश्चन, बट ये पूछा गया है. जस्ट राइट दिस डाउन. अ कंपनी is de jure. A company is de jure. That is a person in law. A company is de jure. That is a person in law. de jure बोला जाता है ऐसी चीज जो लॉ में है. ठीक, जैसे हमारे देश का डी ज्योर हेड कौन माना जाता है? हमारी कंट्री में डी ज्योर हेड कौन है? लॉ के हिसाब से हेड कौन है हमारे देश का? एनीवन? प्रेसिडेंट. करेक्ट, यस, प्रेसिडेंट. व्हेन यू टॉक अबाउट द डी ज्योर हेड ऑफ द कंट्री, इट्स प्रेसिडेंट. एंड डी फैक्टो कौन है? इन फैक्ट कौन है? एक्चुअली पास कौन एक्स्ट्रा यूज करता है? पीएम. ठीक है, इट्स पीएम. यस, सो अंडरस्टैंड दैट. सो अ कंपनी is a de jure, that is a person in law, and not de facto, that is an actual person, that is an actual natural person, and not de facto, that is not an actual / natural person. भैया वो डी ज्योर है, लॉ की नजरों में वो एक पर्सन है, हमारी नजरों में पर्सन नहीं है, जीवित चलता फिरता इंसान नहीं होता है कॉर्पोरेट. लेकिन यहाँ पे एक टसल आता है कि डी ज्योर के साथ पंगा ये है, कंपनी एक ऐसा डी ज्योर है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको डी फैक्टो चाहिए. कंपनी खुद तो चल के जाएगी नहीं रिप्रेजेंट करने, उसको चाहिए उसके लोग, डी फैक्टो. ठीक, सो जस्ट राइट दिस डाउन, लिख ले. अ कंपनी और कोई भी हो सकता है, not an actual or natural person. ठीक है, a company or a person in law is always required to be represented by a person
person in fact, by a person in fact, that's it. मतलब जो भी बॉडी कॉर्पोरेट होगा, पार्टनरशिप फर्म होगी, कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा, उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए तो आपको एक नेचुरल पर्सन लगेगा. अब उसके डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, उसके मेंबर्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है. दैट्स द पॉइंट. ये इंटरव्यू के लिए ये पूछा जाता है कि भाई अगर कंपनी है तो कंपनी तो पर्सन इन लॉ है, और अगर पर्सन इन लॉ है तो वो तो रिप्रेजेंट कर सकती है खुद को कोर्ट ऑफ लॉ में. लेकिन आप बोलेंगे कि नहीं सर, द रूल इज सिंपल. पर्सन इन लॉ अगर कोई चीज है मतलब वो आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी, यानी एक्चुअल चलता फिरता इंसान नहीं है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक एक्चुअल इंसान चाहिए. दैट इज द पर्सन इन फैक्ट, रियल पर्सन, नेचुरल पर्सन, नॉट एन आर्टिफिशियल एंटिटी. ठीक, चलिए अब यहाँ पे आप लोगों का सेक्शन नंबर 11 विद प्रॉपर नोट्स कंप्लीट होता है फॉर शॉर्ट नोट्स. कल हम लोग मिलेंगे सेक्शन नंबर 12 से आगे बढ़ेंगे. जल्दी पेस पकड़ता है क्योंकि जनरल एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट सिर्फ स्पेसिफिक जगहों पे ही उसमें नोट मेकिंग होती है. अब पहली चीज जो आप लोगों को करनी है, जो लोग अभी तक साथी ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं, @team_TSU, ये एग्जैक्टली नंबर, ओके, @team_TSU, इस पे एक मैसेज ड्रॉप कर दें और उन्हें बता दें कि हमें साथी ग्रुप में ऐड करना है. ग्रुप अपना वही रहेगा, ग्रुप में चेंज नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज अननेसेसरी का वो टसल होगा, रिपीटेशन ऑफ चीजें हो जाएगी. सो मैं एक ही ग्रुप रख रहा हूँ. सो @team_TSU, इसको आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा और बोल दीजिएगा हेलो सर, आई एम दिस माय नेम, एंड जस्ट शेयर द सब्सक्रिप्शन. मतलब शेयर द सब्सक्रिप्शन एज एन उसका एक स्क्रीनशॉट आप शेयर कर देना. अदरवाइज टीम मेंबर जो है वो आपको वो चीज बोलेंगे भी, तो वो कर देना. पूरा प्रोसेस रहेगा. उस प्रोसेस के बाद आपको साथी ग्रुप में ऐड कर दिया जाए. ठीक, दैट इज इट. ना वही ग्रुप है, वही ग्रुप है. ऑल यू हैव टू डू इज टेलीग्राम पे सर्च कर लेना @team_TSU. ठीक, हाँ कंप्लीट साथी, सबका एक ही ग्रुप है, अलग ग्रुप्स नहीं रखे मैंने. ठीक, नॉट अ न्यू ग्रुप, ओल्ड ग्रुप ओनली. जो लोग ऑलरेडी उस ग्रुप में उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं. साथी 1, 2.0, 3.0 सबका सेम ग्रुप है. ठीक, हाँ ये सारे नोट्स एग्जाम पर्पस से सफिशिएंट होंगे. हिंदी मीडियम वालों को नोट्स चैप्टर बाय चैप्टर मिलेंगे, मतलब वंस द चैप्टर इज कंप्लीटेड यू विल गेट द नोट्स. लेकिन आप समझते सारी चीज चाहिए. ओके, जो कंपनी फूड प्रोडक्ट्स में केमिकल यूज करते हैं उनके कौन से ऑफेंस में इंक्लूड होता है? एडल्ट्रेशन. सिंपल, एडल्ट्रेशन के लिए उन्हें लायबल किया जाता है. एसेंशियल कमोडिटीज भी बहुत सारी चीजें है ना. सारथी 1 में जो सारी क्लासेस हैं वो सारथी 1 और 2 दोनों में विजिबल है. तो 3.0 के जो स्टूडेंट्स हैं, 2.0 के स्टूडेंट्स और ओरिजिनल सारथी के स्टूडेंट्स, सबको सेम क्लासेस एक साथ मिल जा रही हैं, बैक टू बैक, मतलब लाइव चलती है. ओके, हाँ, थैंक्स सो वेरी मच. चलो यार, लेट्स रैप अप टुडेस लेक्चर. आज का समाप्त करते हैं. आई होप आप लोगों ने जो भी पढ़ा वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा. दिस इज मी शिव उपाध्याय साइनिंग ऑफ. टाटा, बाय बाय. ठीक है, मैक्सिमम कब बताएंगे हम, यहाँ मैक्सिमम की जरूरत नहीं. ठीक है, सो लेट्स रैप अप. टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग, मेरा चाहो एंड जियो और जियो दो. जय हिंद. ठीक है, बाय बाय.